नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं बीपीएससी हिस्ट्री PYQ सीरीज। एक ऐसी सीरीज जिसमें हम बीपीएससी की पिछली परीक्षाओं में आए इतिहास के सवालों को विस्तार से समझेंगे। हर सवाल के पीछे छिपा है एक कंसेप्ट और हर कंसेप्ट से जुड़े हैं आपके आने वाले सवाल। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए एक ज़रूरी हथियार साबित होगी। और आज हम इस सफ़र की पहली कड़ी, तो चलिए शुरू करते हैं इस हिस्ट्री के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न से। ये देखिए, और पहले आप इसके जवाब को ढूंढिए कि आप जो जवाब देते हैं वो सही होता है या नहीं। इसका पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है अंजीरा से, दूसरा है दम्ब सदात से, तीसरा है किलीगुल मुहम्मद से, और चौथा मेहरगढ़ से, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है मेहरगढ़। इसका सही जवाब है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जो है पशुपालन एवं कृषि का क्या हुआ, प्रारंभिक स्थल है। मेहरगढ़ जो है प्रारंभिक स्थल है किसका? पशुपालन एवं कृषि का। इसका सब प्रारंभिक स्थल है जो कब से कब तक माना जाता है? तो 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 से 5500 ईसा पूर्व माना जाता है। इस यहाँ पे जो मानव बसा हुआ था, तो यहाँ से सर्वप्रथम क्या मिलता है? गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। और ऐसे ही है एक संत कबीर नगर जो कि उत्तर प्रदेश में है। कौन सा जगह है? संत कबीर नगर। ये है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। यहाँ के जो स्थल है उस स्थल का नाम है लहुरा देव। लहुरा देव भी प्राचीनतम, यहाँ से भी प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से भी प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ का जो कहा जा रहा है 7000 से लेकर के 9000 ईसा पूर्व में मिला है। और यहाँ से जो मिलते हैं 6400 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य। यहाँ से 6400 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, ये भी है प्राचीनतम साक्ष्य और वो भी है। दोनों अगर ऑप्शन में रहेगा तो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? तो संत कबीर नगर लहुरा देव से। है कि यहाँ पे 7000 से 9000 ईसा पूर्व पहले ही मिलने का साक्ष्य मिलता है। और मेहरगढ़ में 5500 से 7000 ईसा पूर्व। लेकिन मेहरगढ़ जो है अभी कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ अभी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ऐसे ही एक और स्थल है जिसका नाम है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा कहाँ पे है? प्रयागराज में।
ये बेलन नदी के तट पर है। ये बेलन नदी के तट पर है। कोल्डिवा जो है 6500 ईसा पूर्व, ये चावल की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से, 6500 ईसा पूर्व। चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। तो इस प्रश्न के माध्यम से हम ये समझ गए, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, जहाँ से गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये कब? तो 7000 से लेकर के 5500 ईसा पूर्व। एक ऐसे ही स्थल है संत कबीर नगर, एक ऐसा ही स्थल है संत कबीर नगर। तो एक हो गया ये मेहरगढ़, और एक हो गया यहाँ पे लहुरा देव, और ये एक हो गया कोल्डिवा। संत कबीर नगर में ही जो यूपी में है, वहीं पे है लहुरा देव, जहाँ से कि प्राचीनतम कृषि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं 7000 से 9000 ईसा पूर्व पहले की बात है। 6400 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और कोल्डिवा जो है प्रयागराज में है, बेलन नदी के तट पर, 6500 ईसा पूर्व यहाँ से चावल के भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक ऐसे ही है किली गुल मोहम्मद, जो कि ये कहाँ पे है? किली गुल मोहम्मद दक्षिण पूर्वी ईरान में है। ये है दक्षिण पूर्वी ईरान में किली गुल मोहम्मद। दक्षिण पूर्वी ईरान में दम्ब सदात है, मिस्टेक हो गया, दम्ब सदात दक्षिण पूर्वी ईरान में है, जहाँ से कि प्राचीनतम कृषि ग्राम्य जीवन का साक्ष्य मिला है। प्राचीनतम कृषि ग्राम्य जीवन। और ये किली गुल मोहम्मद जो है, ये क्वेटा बलूचिस्तान के पाकिस्तान में है। ये कहाँ पे है? क्वेटा बलूचिस्तान के पाकिस्तान। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? इसको जो हम लिखते हैं अंग्रेजी में कैल्कोलिथिक, इसी को CH को भी कहता है। तो निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल। ये जो है पूरा पाषाण काल 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व पहले की बात है। इसमें 10,000 से 8,000, और नव पाषाण में 8,000 से 2,000 ईसा पूर्व। इसके बाद की जो काल है उसको कहते हैं ताम्र पाषाण काल। के बाद के काल को ताम्र पाषाण काल कहते हैं, और उसके बाद ही लौह युग भी आता है। तो ये जो है ताम्र पाषाण काल, इसी को क्या कहते हैं? कैल्कोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण को मीजोलिथिक एज, और नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज। ताम्र पाषाण काल की कुछ जो विशेषता है, यह युग में पत्थर और तांबे का मिश्रित उपयोग किया जाता था। इस समय में
पत्थर और तांबे का उपयोग किया जाता था। इसको जो है पाषाण, इसके बाद जो है ये नवपाषाण के बाद आता है ताम्रपाषाण। नवपाषाण के बाद आता है ताम्रपाषाण। नवपाषाण के बाद ताम्रपाषाण, और ताम्रपाषाण के बाद आता है धातु युग। तो ताम्रपाषाण काल को जो है पाषाण और धातु युग के बीच का संक्रमण काल भी कहते हैं। बीच का संक्रमण काल भी कहते हैं। इसी को धातु युग की शुरुआत भी कहते हैं। धातु युग की शुरुआत भी कहते हैं। इसी समय में मानव पहली बार तांबा का उपयोग शुरू किया था। इसी समय में तांबा का उपयोग शुरू किया था। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? किस रंग का हुआ था? लाल रंग का। अब हड़प्पा के बारे में कुछ जो है जानकारी लेते हैं। हड़प्पा जो है प्रश्न के माध्यम से, अगर और बहुत सारे कंसेप्ट को, ऐसा नहीं कि ये जो प्रश्न पूछा गया है तो वही बार बार पूछेगा, उस प्रकार के जितने भी कंसेप्ट हैं सभी को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। हड़प्पा जो है वो वहाँ पे नगर योजना, ईंट का प्रयोग, जल निकासी प्रणाली, वहाँ का महान स्नानागार जिसको ग्रेट बाथ कहते हैं, जो है मोहनजोदड़ो में, वहाँ का महान स्नानागार, अनाज भंडारण, अनाज भंडारण, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में है। वहाँ पे जो है लाल मिट्टी के बर्तन व बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौना बनाए जाते थे। किस कलर का? लाल कलर का मिट्टी के बर्तन एवं बच्चों के खिलौना ये बनाए जाते थे। यहाँ पे कृषि गेहूं, जौ और बाजरा का था। गेहूं, जौ और बाजरा का उस समय में किया जाता था। यहाँ पे धातु का जो प्रयोग किया गया है उसमें से मिला है कांस्य की नृत्य करती लड़की। कांस्य की नृत्य करती लड़की। यहाँ का लेखन प्रणाली है चित्रलिपि। भाव चित्रात्मक। यहाँ का धार्मिक विश्वास मातृदेवी पशुपति, मातृदेवी पशुपति और वृक्ष व पशु पूजा। वृक्ष एवं
पशु पूजा। यहाँ पे व्यापार कहाँ से होता था? मेसोपोटामिया से। व्यापार मेसोपोटामिया से किया जाता था। यहाँ पे सील या मुहरें जो मिली हैं, जानवरों की आकृति वाले मुहर मिली हैं, सील या मुहर। जानवरों की आकृति वाली। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। किस काल में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल में। का सही जवाब है आद्य ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जिस काल में ना ही लिखित कोई साक्ष्य है, ना ही कोई उसका स्रोत है, ये दोनों नहीं है, तो इसीलिए इसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के तो लिखित भी हैं और साक्ष्य भी हैं। इसके ऐतिहासिक काल के लिखित भी हैं और इसके साक्ष्य भी हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के कुछ भी नहीं है। और आदि ऐतिहासिक काल में क्या है? इसके लिखित तो मिले हैं, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, और साक्ष्य के ही आधार पे लिखित तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, उसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल में तो लिखित भी है, साक्ष्य भी है, और उस लिखित को हम पढ़ भी सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, उपयुक्त में से कोई नहीं। का क्या होगा सही जवाब? पक्की ईंट से बनी इमारत, ये यहाँ का प्रमुख विशेषता है। इसका सही जवाब हो जाएगा पक्की ईंट से बनी इमारत, ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना गया है, जो कि इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे, जिसको ग्रेडिंग प्रणाली भी कहते हैं। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और वह अन्नागार प्रमुख हैं। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा जाता था। तो जोड़ा जाता था किस चीज़ से? जिप्सम मोर्टार के द्वारा जोड़ा जाता था।